तो चलिए, आज हम सब चलते हैं भारत के इतिहास में एक बहुत ही मजेदार सफर पर। एक ऐसे समय में जब बड़े बड़े साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब एक एम्पायर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? कई लोगों को लगता होगा कि बस चारों तरफ गड़बड़ी और अव्यवस्था फैल जाती होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? चलिए पता लगाते हैं। अरे वाह, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये शानदार बनावट है ना? कमाल की बात यह है कि ये तब बनी जब शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका था। इसका मतलब तो यही है कि उस दौर में कुछ बहुत ही अद्भुत, कुछ बहुत ही खास हो रहा था। तो आइए इसी कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो आज हम जिस दौर की बात करने वाले हैं, वो है लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच का समय। इतिहास की किताबों में इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। अब एक मजेदार काम करते हैं। चलिए सब मिलकर कल्पना करते हैं। सोचिए, हम सब एक टाइम मशीन में बैठकर 1500 साल पहले भारत पहुंच गए हैं और हम यहां एक एडवेंचर पर निकले हैं। देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये हमारी यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप है, मतलब एक नक्शा। इन 60 सालों में हम देखेंगे कि कैसे चालुक्य वंश आगे आया, कैसे राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज पर शासन किया और कैसे चोल एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। तो चलिए अब उस समय के भारत का नक्शा देखते हैं और इन नए राज्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, अब कोई एक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, बल्कि भारत छोटे छोटे मजबूत राज्यों का एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है। और हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर कन्नौज। ये उस वक्त ताकत का एक नया सेंटर बन गया था। और यहां हम मिलते हैं राजा हर्षवर्धन से। पता है, ये सिर्फ एक ताकतवर राजा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने खुद संस्कृत में नाटक लिखे थे। है ना कमाल की बात? चलिए अब उत्तर से हम चलते हैं दक्षिण की ओर। यहां दक्कन और सुदूर दक्षिण में कला और वास्तुकला यानी आर्ट और आर्किटेक्चर के कुछ बेहतरीन नमूने हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो खूबसूरत मंदिर दिख रहे हैं, ये ईंट पत्थर जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही बड़ी सी चट्टान को तराश कर बनाए गए हैं। ये उस समय के राजाओं की ताकत और उनकी भक्ति को दिखाता है। और ये जो शहर है मामल्लपुरम, इसका नाम पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम पर पड़ा। उन्हें मामल्लु भी कहते थे, जिसका मतलब होता है महान पहलवान। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये समय सिर्फ लड़ाई झगड़े और राजा महाराजाओं का नहीं था, बल्कि ये कला और क्रिएटिविटी का भी दौर था। और सिर्फ कला ही नहीं, उस वक्त का समाज भी बदल रहा था। जैसे कायस्थों का उदाहरण देखिए। पहले ये लोग लेखक और क्लर्क का काम करते थे और किसी भी समुदाय के हो सकते थे। पर धीरे धीरे ये लोग अपने ही ग्रुप में शादी करने लगे और समय के साथ एक अलग जाति या समुदाय बन गए। कला, समाज और अब बात करते हैं ज्ञान की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में भारत में दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज थीं। तो हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है पूरब में बंगाल में। यहां पाल वंश के राजाओं ने विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटी को काफी सपोर्ट किया। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स में से एक थी। अंदाजा लगाइए, यहां कितने छात्र एक साथ पढ़ते होंगे? लगभग 3000, और वो भी व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे मुश्किल विषय। और पता है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं था। दरवाजे पर एक द्वार पंडित होते थे, यानी स्कॉलर गेटकीपर, जो पहले आपका एक मुश्किल सा एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। पास हुए तो ही अंदर एंट्री मिलती थी। विक्रमशिला जैसी जगहों का ज्ञान सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, ये व्यापार के रास्तों से पूरी दुनिया में फैला। इसका एक सबूत हमें भाषा में मिलता है। देखिए कैसे संस्कृत के शब्द जैसे कर्पूर या संदल व्यापार के रास्तों से दुनिया भर में पहुंचे और दूसरी भाषाओं का हिस्सा बन गए। जैसे कर्पूर बन गया कैम्फर। लेकिन शायद सबसे बड़ा तोहफा जो भारत ने दुनिया को दिया, वो था हमारा नंबर सिस्टम, खासकर शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट। इसी को आज हम हिंदू अरबी अंक कहते हैं और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। अब सवाल ये है कि हमें ये सारी बातें पता कैसे चली? तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कल्हण जैसे इतिहासकारों का। उनका मानना था कि एक इतिहासकार को जज की तरह होना चाहिए, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना पसंद नापसंद के सिर्फ सच बताए। तो इस पूरे सफर से क्या समझ आया? यही कि जिसे कुछ लोग अंधकार युग या डार्क एज कहते हैं, वो असल में अंधकार का नहीं, बल्कि नए नए राज्यों
नई कला और नए विचारों के चमकने का दौर था। एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक बहुत ही जीवंत युग था। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये तथाकथित डार्क एज इतना रोशन था, तो इतिहास में और कौन-कौन से ऐसे दौर होंगे जिन्हें हमें एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।